हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मैं ऑडिबल इनविजिबल, क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हाल चाल? ऑल गुड, ऑल फाइन? सब लोग मस्त, बढ़िया, ग्रेट। ठीक है सर, नींद आ रही है? सो जा फिर जा। नींद आ रही है? ठीक है, बढ़िया। हो गया टाइम चेंज। हैप्पी इंडियन आर्मी डे सभी को, 15 जनवरी आज। ठीक है। मैंने कहा था भाई मैं अपना टाइम चेंज करा दूंगा, और मैंने अपना टाइम चेंज करा दिया है। और नेक्स्ट वीक से सभी क्लासेस का जो 9:30 बजे वाली क्लास आपकी होती थी, उसका टाइम 2:45 हो जाएगा। ठीक है। बाकी क्लासेस जो चल रही है 9:30 बजे वाले, इस वीक एडजस्ट कर लीजिए, बट मेरी क्लास 2:45 इस वीक से हो गई है। प्लानर जो शेड्यूल आएगा उसमें दिखा रहेगा 9:30 बजे, बट क्लासेस होगी 2:45 से। सो नेक्स्ट वीक से हर क्लास 9:30 बजे वाली हटके 2:45 हो जाएगी। ठीक है। चलिए, बढ़िया। ठीक है। हाँ, चलिए। क्लियर? सर की जवान पत्थर की लकीर है। ठीक है। चलिए। थारा भाई चकुंदर है अभी। ठीक है, थारा भाई चकुंदर अभी है। समझे नहीं समझे? चलिए, बहुत बढ़िया। आज फिर बहुत मारा। शिवम राजपूत किसने मारा? सर फिर इस समय 28 फरवरी का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता क्या मतलब है। टिंडाल इफेक्ट तक हो चुका है। हाँ जी। वो चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। उस चैप्टर के अंदर बस सेपरेशन टेक्निक बचती है आपकी, है ना? सेपरेशन टेक्निक। पहले मुझे बताइए, उस चैप्टर की डीपीपी कितने बच्चों ने सॉल्व करी? फटाफट से मुझे बताइए। उस चैप्टर की डीपीपी कितने बच्चों ने सॉल्व करी है? एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर की, सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर वाले की। एनडी की फिर से एयरफोर्स निकल जाएगी, निकल जाएगी। कितने बच्चों ने सॉल्व करी है? मैंने सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, हो गई होगी मोस्ट प्रोबेबली। बट सेपरेशन टेक्निक को छोड़ के बाकी सब हो गया होगा, कुछ भी ऐसी चीज नहीं आई होगी कि जो सॉल्व होने में प्रॉब्लम फेस कर रही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। है ना? डीबीबी सॉल्व हो गई थी सभी की। ठीक है, बस एक सेपरेशन टेक्निक छोटी सी टॉपिक बस थी, वो नहीं हुई थी। वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी, वो मैं रिकॉर्ड करके आप लोग को दूंगा। डोंट वरी फॉर डेट। ठीक है, शौर्य 1 2.0 वाले बच्चे, जो फ्रिक्शन की टॉपिक बची हुई थी वो भी रिकॉर्ड करके दे दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, रिकॉर्ड करके मिल जाएगी सेपरेशन टेक्निक वाला। सेपरेशन टेक्निक के लिए आप पेज छोड़ दीजिए बेटा कुछ। 4 सिंगल पेज छोड़ दीजिए। 4 सिंगल पेज छोड़ दीजिए। सेपरेशन टेक्निक के लिए 4 सिंगल पेज छोड़ दिए। 2 वालों को लेक्चर कल मिल जाएगा। ठीक है, 4 सिंगल पेज छोड़ दीजिए। फिर हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज ही क्लास के अंदर। चलिए। ठीक है। सर नेट खत्म हो रहा है, रिचार्ज करवा दो। बेटा मेरा भी खत्म हो रहा है, तू मेरा वाला करवा पहले। मेरे वाला जो रिचार्ज होता है बेटा, वो 800 900 रुपए का होता है। तू मेरे वाला करा दे, मैं तेरे वाला करवा दूंगा। और मेरे वाले का फोन नंबर है 96। सॉरी, फोन नंबर तो मैं बोल नहीं सकता। चलो, 2 डिजिट तो तुम्हें मेरे नंबर की पता चल गई, 96। आगे का नहीं बोलूंगा। फिजिक्स क्लास कब होगी? जब होगी हो जाएगी, टाइम टेबल में देख लो। सर मार्क्स कम रह गए जेके बोर्ड के अंदर, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, अथर्व कह रहा है बोल दो वरना मैं बता दूंगा। जा तू बता दे। ठीक है सर, डीबी में 40 मार्क्स हैं, सही है ना? हाँ जी, सही है। ब्रॉडबैंड होगा। शक्तिमान को रिचार्ज करना है, बोल दो। बाकी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, निकाल लेंगे। निकाल ले जा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। आखिर के 2 डिजिट बता दीजिए। आखिर के 2 डिजिट पता चल जाएंगे। आप लोग एक काम कर लेना, अपने पीडब्ल्यू ऐप को जाना। ठीक है।
नहीं बता रहा मैं, निंजा टेक्निक नहीं बता रहा मैं नहीं बता रहा, चल बे, नहीं बता रहा मैं कि कैसे नंबर किसी का नंबर पता लगाया जाता है। एक निंजा टेक्निक है मेरे पास, मैं नहीं बता रहा। ऊपर लिखा हुआ है, ये मेरा नंबर थोड़ी ना है। 442 चले। चुपचाप पढ़ाई कर लो, खून कर दूंगा एक आधे का, वरना बता रहा हूँ मैं पहले ही। आज मेरा मूड बहुत खराब है, पहले बता रहा हूँ मैं। आज मैं लड़के आया हूँ, मर्डर वर्डर कर दूंगा, बता रहा हूँ पहले ही। चलिए, आज मुझे मेरी बीवी ने रुला दिया था, रो के आया हूँ मैं आज। ठीक है। ठीक है, गलती आपकी ही होगी। हेले, टपोरी कहीं के, ये वो क्यों नहीं आ रहा, स्लाइड मैप क्यों नहीं आ रहा, ये स्लाइड मैप क्यों नहीं चल रहा। चलो, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर हम चैप्टर की बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की, तो हमें क्या डिस्कशन करना है, हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना, अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का बेसिक एम क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आज प्रेजेंट टाइप में एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देता है। बीच में न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऐसा कुछ आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आज के टाइम पीरियड पे अगर हम बात कर रहे हैं आपको दिखाई देता है। तो ये है प्रेजेंट डे का एटॉमिक स्ट्रक्चर के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, फिर उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बना कैसे, हमें ये सब पढ़ना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, आज आपको रॉयल एनफील्ड कार दिखाई देती है, रॉयल एनफील्ड बाइक आपको दिखाई देती है। तो स्टार्टिंग में क्या रॉयल एनफील्ड जो बाइक हमें दिखाई थी बेटा, वो एग्जैक्टली ऐसी ही बनी हुई थी? नहीं, पहले कुछ और मॉडल होगा, फिर अपडेट हुआ, कुछ और अपडेट, फिर कुछ अपडेट, फिर जाकर आज की रॉयल एनफील्ड बनी। तो इसी तरीके से जो आज के हम लोग एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, क्या ऐसा एटॉमिक मॉडल, ऐसी एटॉमिक थ्योरी हमें एकदम से मिल गई? नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट आए होंगे, बहुत सारे वैज्ञानिक आए होंगे, जिन्होंने अपने अपने थ्योरी दी होगी एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। उन थ्योरी के अंदर कुछ कमियां होंगी, कुछ लिमिटेशंस होंगे, उन कमियों को दूर किया गया होगा, फिर उनके पर वर्क करके फिर आज का प्रेजेंट डे का मॉडल बना। तो हम लोग इस लेक्चर के अंदर बेसिकली बहुत सारी चीज डिस्कशन करेंगे कि प्रेजेंट डे का एटॉमिक मॉडल कैसा होता है। सबसे पहले जो थ्योरी दी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो डेल्टन बाबा ने दी थी। तो डेल्टन बाबा की थ्योरी क्या कहती है। फिर हम लोग आएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने करी। इलेक्ट्रॉन की खोज से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसके पोस्टुलेट्स, उसके आउटकम्स क्या थे। ऐसे प्रोटॉन की खोज से रिलेटेड एक थ्योरी थी जिसको बोलते हैं एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसके पोस्टुलेट, उसके आउटकम्स क्या क्या थे वो हम लोग लिखेंगे। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे जे थॉमसन का प्लम फ्लडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल क्या था वो पढ़ेंगे, उसकी कमियां, एडवांटेज, लिमिटेशन, डिसएडवांटेज सब पढ़ेंगे। फिर हम लोग बोर मॉडल पढ़ेंगे, बोर मॉडल के अंदर क्या कमियां थी, क्या लिमिटेशन थी, क्या अचीवमेंट थी, वो सब डिस्कशन करेंगे। तब जाकर आपका चैप्टर क्या होगा बेटा, कंप्लीट होगा। तो वेरियस थ्योरीज हमें यहाँ पर डिस्कशन करनी है। सो बिना किसी समस्या, बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर।
सो चैप्टर का नाम है बेटा, अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, सो द नेम ऑफ द लेक्चर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम लोग एटम्स के वेरियस स्टडीज करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग एटम की क्या करते हैं? एटम की हम लोग यहां पर इसके अंदर स्टडीज करते हैं। और अगर हम एटम की स्टडीज कर रहे हैं तो रीजन कुछ ना कुछ होगा क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग यहां पर स्टडी करके उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर, है ना। किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, ये सब हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके बराबर होता है। फिर हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होता है। सिमिलर वे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आइसोटोन्स क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। सिमिलर वे में हम लोग आइसो बार के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये सब चीजें होती है छोटी छोटी सी, ये क्या चीज होती है। फिर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस हम कब कहेंगे कि किसी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है, ये सब चीज हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। ये सब चीज हम लोग यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एटॉमिक स्टडी के अंदर हम लोग ये सब देखते हैं कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, कितने हैं किसके अंदर, ये सब चीज हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मॉडर्न डे थ्योरी की बात कर रहा हूं, अगर बेटा मैं मॉडर्न डे थ्योरी की बात कर रहा हूं, तो मॉडर्न डे थ्योरी के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से हमें दिखाई देता है। सो अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमें एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देता है। बीच में इस तरीके से एक होता है ना, और इसके चारों तरफ यहां पर ऐसे होता है, सेल्स बनी होती हैं। ये जो बीच में जो चीज होती है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब हिंदी में हम इसको कहते हैं केंद्रक। हम लोग इसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं यहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहे होते हैं। ये मॉडर्न डे थ्योरी है ना। हम लोग मॉडर्न डे थ्योरी के अंदर यही कहते हैं। यस सर, मॉडर्न डे थ्योरी हमें यही कहती है। हम ना, मैं आपको थोड़ा सा उल्टा लेके चल रहा हूं। मैं आपको आज मॉडर्न थ्योरी बता रहा हूं, फिर हम लोग स्टार्टिंग मतलब इस लेक्चर को, इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटॉप्स, आइसोटॉन्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये सब चीज बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर इसका जो होगा इसमें हम लोग वेरियस थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि डाल्टन की थ्योरी क्या कहती थी, रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता था, जे थॉमसन का मॉडल क्या कहता था, बोर्स का मॉडल क्या कहता था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर हम मॉडर्न डे थ्योरी कहते हैं तो मॉडर्न डे थ्योरी का एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ता है, ऐसा आपको समझ में आता है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 होते हैं। सो न्यूक्लियस क्या होता है? मॉडर्न डे थ्योरी क्या कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियस होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी होगा और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ चार्ज भी होगा, हम जानते हैं। प्रोटॉन का भी, और सिमिलर वे में इसी तरीके से न्यूट्रॉन का कुछ चार्ज होगा और कुछ मास यहां पर भी एग्जिस्ट करेगा। सो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करता हूं तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना होता है? माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा हूं, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये 27 है। और इसका जो चार्ज होता है, चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो अगर मैं यहां पर चार्ज की बात करूं तो चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? सेम 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। लेकिन न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, सो आप यहां क्या लिखोगे? न्यूट्रल
तो न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं होता, ये सिंपल से याद रखना। ये बेसिक्स मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज आपको बताई है। तो मॉडर्न डे एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है, किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है वो ऐसा दिखाई देता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो इन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ स्पिन करते हैं, घूमते हैं, कुछ इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको समझना, आपको अंडरस्टैंड करना है। डन है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। अब आगे बढ़ने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी मॉडर्न डे थ्योरी के अंदर, दिस इज द पॉइंट नंबर 1। ये पॉइंट नंबर 1 में ये सब चीज मैंने लिखा है। पॉइंट नंबर 2, मॉडर्न डे थ्योरी क्या कहती है कि एटम एज अ वोल, क्या कहती है बेटा, कि एटम एज अ वोल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एटम अपने आप में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता है। न्यूट्रल का मतलब जीरो। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या कि भाई एटम जो होता है ना वो एक न्यूट्रल होता है, मतलब एटम पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको +2 बोला और इसके साथ -2 ऐड कराया तो आंसर कितना आएगा, 0। +3 और -3 ऐड कराया, आंसर 0। +5 और -5 ऐड कराया, 0। +6 और -6 ऐड कराया, 0। एंड सो ऑन, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से ऐसे मैं चलता रहूं तो आंसर आपके पास 0 आएगा। मतलब जितनी पॉजिटिव चीज ली उतनी ही नेगेटिव चीज ली, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है न्यूट्रल, या फिर आप एक सिंपल बोल सकते हो 0 मेरा आंसर आ रहा है। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि मेरा आंसर आ रहा है न्यूट्रल, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। +3 -3, ठीक है, सेम। मतलब जितनी पॉजिटिव चीज ले रहे हो उतनी ही नेगेटिव चीज ले रहे हो। पॉजिटिव चीज को फिर केमिस्ट्री के अंदर प्रोटॉन बोल रहे हैं, यहां पर हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। कोई चीज न्यूट्रल कब हो रही है, जितने पॉजिटिव चीज है उतनी नेगेटिव चीज। तो इस स्टेटमेंट से आपको पता क्या चलता है, ये कहता है कि इन एन एटम, क्या कहता है कि इन एन एटम अगर हम लोग बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो हमेशा बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। किसी भी एटम के अंदर अगर 5 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 5 ही होगी। ये चीज यहां से स्टेटमेंट बोलते हैं, तभी जाकर कोई चीज न्यूट्रल होती है, तभी जाकर किसी चीज के ऊपर चार्ज हो जाएगा 0। ये स्टेटमेंट याद रखना कि प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, ये अंडरस्टैंड आपको याद रखना है। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पढ़नी है, जो हमें समझनी है। एक तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को समझना और आप सभी को अंडरस्टैंड करना है और याद रखना है। क्या पॉइंट है, समझने की कोशिश करना। हम लोगों ने सुना होगा एटॉमिक नंबर, है ना। हम लोगों ने एक टर्म सुनी है कि एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर होता क्या है, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इस एटॉमिक नंबर की बात को समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एटॉमिक नंबर हमें स्पेसिफिकली बताता है, क्या हमें बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, कि भाई एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं। अगर 5 प्रोटॉन हैं तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 5। अगर 6 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6। 7 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7। 8 है तो 8। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। सो जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतनी चीज हमारे पास हो जाएगी। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को लिखते हैं जेड से। ऐसे ही एक पॉइंट हमारे पास होता है बेटा, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कहने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी एटम के अंदर जो होता है वो होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ए का मतलब क्या हो गया, P प्लस एन। सो एटॉमिक मास इज इक्वल टू P प्लस एन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दीजिए, एटॉमिक मास आपके सामने रहता है। हाउएवर, एक नॉर्मल सी टर्म्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो आपको नोट बनाकर लिखनी है। नोट बनाकर क्या लिखनी है, अगर हम जनरली बात करते हैं, ये जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस होता है एटॉमिक नंबर के। ये जो सिंबल मैंने इधर घुमाकर ऐसे बनाया, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, लगभग। ये जो मैंने सिंबल ऐसे घुमाकर बनाया है इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। मतलब
एटॉमिक नंबर का दुगना। फॉर एग्जांपल किसी का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका एटॉमिक नंबर हो सकता है 16 हो, लगभग दुगना। दुगना तो होगा, दुगने से ज्यादा भी हो सकता है, या दुगने के आसपास होगा। ये एक जनरल सी टर्म है जो आपको याद रखनी है, जो आपको समझनी है, जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। अब आपके सामने क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को याद करना पड़ेगा क्या? सर हमें एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास को याद करना पड़ेगा? हाँ जी। सर क्या पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है, क्या सारे के सारे 118 एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमें याद करना पड़ेगा? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको 118 के 118 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको याद करना पड़े, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको 30 तक, पहले 30 एलिमेंट तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और उनके एटॉमिक मासेस आप याद करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखा देता हूं, यहां पर हम लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर नीचे। सो एक पर है हाइड्रोजन, सो एक पर आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन, फ्लोरीन के बाद नियोन। ठीक है, फिर आते हैं 12 पे। नियोन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, ठीक है सॉरी 11 आएगा, यहां पर आएगा 11 पर सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सॉरी कैल्शियम के बाद सॉरी स्कैंडियम, एससी है ये, एससी, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये आपको याद होने चाहिए। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। सिमिलर वे में कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम सॉरी, सोडियम, ठीक है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सो ये एलिमेंट मैंने आपके सामने 30 तक लिख दिए हैं जो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास आप लोग खुद याद करोगे, गूगल पे सर्च मार लेना, मिल जाएंगे। 30 तक एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर मैंने आपको यहां पर लिखा दिया। अब मतलब समझना, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कभी भी आप देखते हो, हम पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे एक एलिमेंट आपको गिवन है, ऑक्सीजन ऐसे दे दिया, नीचे 8 और 16 ऐसे लिखा होता है। याद रखना हमेशा एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ लिखा होगा। सो एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा होता है, एटॉमिक मास हमेशा ऊपर लिखा होता है।
तो जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन दे दिया तो पेपर में पता है क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलेगा ये बताओ ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं। तो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 8 हो गई। और हम सब जानते हैं कि जो एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सो प्रोटॉन अगर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। और 16 क्या है इसका, तो 16 इसका आपको गिवन है मास नंबर। तो 16 क्या होता है, n प्लस पी होता है, मतलब n प्लस पी की वैल्यू आपको यहां पर 16 गिवन है। अगर p की वैल्यू 8 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू भी यहां से कितनी आ गई है, 8 आ गई है। बट जब आपको न्यूट्रॉन निकालना, आप कुछ भी मत करिएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। 16 माइनस 8 किया तो 8 के आगे इसके अंदर न्यूट्रॉन। ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आपसे एक सिंपल सा पूछ सकता है जो आपको याद आएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और दे रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे आ गया, नाइट्रोजन 7 और 14, देखो एटॉमिक मास लगभग एटॉमिक नंबर का दुगना है ना, ठीक है, क्लियर है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ गया, बोलेगा भाई इसमें प्रोटॉन बताओ, तो आपने बोला प्रोटॉन सर 7 है। इसमें पूछा इलेक्ट्रॉन कितने, आपने बोला 7 है। न्यूट्रॉन पूछा, भाई कुछ नहीं करना, इन दोनों को माइनस कर दो, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी आ गई है, 7 आ गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, सोडियम 11 23 मैंने ऐसे दे दिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 है। और अगर मैं न्यूट्रॉन के बारे में बात करूं तो न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा, 12 है। ये जनरल से सिंपल सी कंडीशन है जो भी मैंने आपको यहां पर बताई है। इस तरीके से क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए दे देगा। अब एक चीज देखना बेटा, हम लोगों ने ये देखी है कि एटॉमिक मास जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी हमने एटम का स्ट्रक्चर यहां पर देखा था, और एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस में रहते हैं। तो क्या हम यहां से एक स्टेटमेंट नहीं कह सकते कि एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंस्टिट्यूटेड इन न्यूक्लियस, किसी भी एटम का जो सारा का सारा मास है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मास नंबर बोलते हैं, हाँ जी बोलते हैं। तो मास किसी भी एटम के अंदर कहां रहता है, किसी भी एटम के अंदर मास न्यूक्लियस में रहेगा। तो यहां से एक स्टेटमेंट हम नोट बनाकर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो नोट बनाकर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द एंटायर मास, है ना, ई एंटायर, द एंटायर मास ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट is constituted is constituted at the nucleus of an atom। किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होगा उस पर उसका सारा का सारा वजन रहता है, क्योंकि मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वजह से होता है। इतनी सी बेसिक सी चीज मैंने अभी आपको बताई है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बालक बालिका को हो तो फटाफट से मुझे बताइए। तो मैंने आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने वो बता दिया, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं वो बता दिया। इतनी चीज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या, 30 तक सभी को एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत, फटाफट से बताइए। डन है, क्लियर, गॉट इट, समझ में आ गया यहां तक, डन है इतनी चीज। मास नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर भी आपको याद करने पड़ेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। फास्फोरस होगा 15 पर, सॉरी फास्फोरस, सॉरी फास्फोरस, ठीक है, सॉरी 16 पर फास्फोरस होगा, हाँ जी 16 पे फास्फोरस होगा, ठीक है बिल्कुल बेटा, मैंने पोटेशियम लिख दिया था, फास्फोरस होगा। डन है, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, हाँ ठीक है ठीक है। सब पीरियड टेबल याद करिए, कोई शॉर्ट ट्रिक पीरियड टेबल बताएंगे। सर एवरी एलिमेंट का एटॉमिक मास लगभग डबल होता है, लगभग, एग्जैक्टली भी हो सकता है, लगभग भी गलत हो सकता है, ठीक है। सो था सर 15 वाला गलत था, 15 वाला गलत था। दो चार चीजें पता है तुम्हें, समझ में आ गया, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। 15 का गलत है, 15 का गलत है, 15 का गलत है, दो चार चीजें ही पता है। अभी तीसरी चीज पूछ लूंगा ना तो रो दोगे, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे सर पकड़ के ऐसे भड़बड़ बड़बड़ कर दूंगा, समझे ना, पंगे नहीं लेना मुझसे।
और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को न्यूक्लियन भी कहते हैं, बिल्कुल कह सकते हो सर। डी एंड एफ ब्लॉक भी याद करना है, जब बोला सिर्फ 30 तक याद करने हैं, डी एंड एफ ब्लॉक भी याद करना है, क्या जबरदस्ती क्यों लिख रहे हो? ठीक है, चलिए डन है। क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकता है? नहीं हो नहीं हो सकता। दिमाग लगाएंगे अभी। क्या सर लड़का लड़की हो सकती है? सर क्यों नहीं हो सकती सर? लड़की लड़का नहीं हो सकता सर। अगर लड़की बॉय कट कर ले तो लड़का नहीं बन गया? चुप रहे। इधर आओ, नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज अब इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पढ़नी है, जो हमें समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, वो ध्यान से देखो। हम लोग आगे यूजुअली देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में हाउएवर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे, अंडरस्टैंड हम लोग करेंगे, हम लोग वहां पर डिस्कशन करेंगे, इसका आप टेंशन मत लेना। लेकिन जनरली अगर मैं मेटल के बारे में बात करूं, मेटल्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को ना डोनेट करते हैं, दान करते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को ना गेन करते हैं। मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं सोडियम की। सोडियम का जेड होता है 11, एटॉमिक नंबर है 11। अगर मान लीजिए इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया माइनस, तो सोडियम पर चार्ज पता कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कैसा आएगा? तो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज आएगा पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज आएगा नेगेटिव। उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, इस नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको बोलते हैं कैटायन। और एनायन और कैटायन को बोलते हैं आयंस। आयंस बनते कैसे हैं? आयंस बनते हैं बाय डोनेटिंग और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन को डोनेट और गेन करने से बनते हैं आयंस। ये जो Na पॉजिटिव बना है, ये क्या बना है? हम इसको बोलेंगे सोडियम आयन। और कौन सा सोडियम आयन बना है? पॉजिटिव चार्ज है कैटायन। ऐसे अगर मैंने बात कर लिया क्लोरीन, क्लोरीन का जेड होता है 17। क्लोरीन ने मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन पर चार्ज हो जाएगा Cl नेगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, Cl नेगेटिव। तो यहां ये क्या बना है? तो ये बना है क्लोरीन का आयन। कौन सा आयन? तो आप बोलोगे एनायन। यहां क्या बना है? यहां बना है कैटायन। तो नॉन मेटल भिखारी है, भिखमंगा है तुम्हारी तरह। सर दे 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 सर, डिजिटल नोट दे दो सर, मैंने फर्स्ट लेक्चर ज्वाइन किया है सर, मैं यहां से नोट्स डालू सर, बुक दे दो सर, ये दे दो सर, वो दे दो। तुम्हारी तरह मांगता ही रहता है, सर नोट दे दो सर, डिजिटल नोट दे दो, कोई मुझे क्लास नोट दे दो। हाय श्वेता, प्लीज गिव मी द नोट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास। आई एम नॉट एनेबल टू मेक द नोट्स। क्यों? क्योंकि मेरे चाचा के ताऊ के भाई की बहन की पोती की लड़की की बाबा का दादा की उसकी शादी थी, मैं उसमें गया था। तुम्हारी तरह ही है नॉन मेटल, सारे के सारे टपोरी हैं तुम्हारी तरह, भिकमंगे हैं तुम्हारी तरह, मांगते रहते हो और पढ़ना लिखना कुछ नहीं। इतनी चीज समझ में आई? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। इतनी चीज समझ में आई कि कैटायन और एनायन क्या होते हैं? यहां तक क्लियर? इतनी चीज क्लियर? कैटायन और एनायन क्या होते हैं समझ में? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है,
चलिए कैटायन एनायन समझ में आ गया। अब ये सोडियम पर एक ही पॉजिटिव क्यों आया, क्लोरीन पर एक ही नेगेटिव क्यों आया, ये हम लोग तीसरे चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। किस तरह सोडियम पर एक ही पॉजिटिव क्यों आया, एक ही नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे उतना पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करोगे उतना नेगेटिव। सोडियम पर ऐसा क्यों बना है, ये सब तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे जब वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर पढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है बहुत ध्यान से समझना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए Na पॉजिटिव के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। पहला ऑप्शन 11, 11, 12। दूसरा ऑप्शन 11, 10, 12। तीसरा ऑप्शन 10, 10, 12। चौथा ऑप्शन 10, 10, 11। चार ऑप्शन तुम्हारे सामने मैंने यहां पर दे दिए हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं Na पोस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए कितनी है। क्वेश्चन अगर पेपर में ऐसा आ गया तो क्या आंसर होगा, फटाफट से बताइए, 30 सेकंड में आंसर दीजिए। Na पॉजिटिव के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। 11, 11, 12, 11, 10, 12, 10, 10, 10, 12, 10, 10, 11। फटाफट से मुझे बताइए व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट से बताइए टपोरियो, गधो, नालायको, निठल्लो, बेशर्मो। बताओ भाई फटाफट से आंसर इस क्वेश्चन का कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितना। अच्छा टाइम हो गया, आ जाओ। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का जेड होता है 11, है ना। 11 का मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11 और न्यूट्रॉन होते हैं 12। क्यों, क्योंकि सोडियम 11, 23 होता है। सोडियम होता है 11, 23। इस सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये बना Na पॉजिटिव। मैंने खिलवाड़ किसके साथ किया है, इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या मैंने प्रोटॉन को छेड़ा है, नहीं। तो इसका मतलब अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11 में से एक चला गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब रह जाएंगे 10। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया आपने, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, न्यूट्रॉन 12 ही रहेंगे। तो जब भी आयंस बनते हैं, चाहे कैटायन बने चाहे आयन बने, इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो बेसिक फंडामेंटल एटम था उसमें जितने हैं उतने के उतने ही रहेंगे। सो व्हाट इज द आंसर, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10 और न्यूट्रॉन रहेंगे 12 के 12। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। डन, समझ गए। 43% बच्चे से आंसर दे, बाकी सब चमकांडी है। एक क्वेश्चन और दीजिए फटाफट से, मुझे आंसर दीजिए। क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन जेड होता है 17, एटॉमिक मास मान लीजिए 35.5 होता है। एटॉमिक मास होता है 35.5। ठीक है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, लगभग दुगना है ना, देखो दुगना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि Cl नेगेटिव के अंदर बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए कितना है। तो कह रहा है 17, 17, ठीक है, 18.5। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 16, 17, 18.5। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 18, 17, 18.5। और चौथा ऑप्शन कह रहा है अभी मैं नाबालिग हूं, अभी मैं नाबालिग हूं, अभी मैं नाबालिग हूं। सोच समझ के आंसर देना, डी ऑप्शन पे है, फील्डिंग सेट कर दूंगा। आंसर दीजिए।
चलिए, Z17, एटॉमिक नंबर 35.5, क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए 17, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 18.5। डन। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने तो ये बन गया Cl नेगेटिव, ये बन गया Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, प्रोटॉन हो जाएंगे उतने ही रहेंगे, न्यूट्रॉन में भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, छेड़छाड़ सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो 18, 17 और 18.5, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बट मुझे फील्डिंग सेट करनी है, मेरा मन कर रहा है, बहुत दिनों से मैंने फील्डिंग सेट नहीं करी है, सो मैं फील्डिंग सेट करूंगा, बहुत दिनों से फील्डिंग नहीं है। हम्म, ये कुछ नंबर दिया मैंने आपको, इन बच्चों को उड़ा दो, ब्लॉक कर दो सबको, सबको उड़ा दो, ब्लॉक कर दो, परमानेंटली ब्लॉक कर दो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया कि आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालने, फटाफट से मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए, इतनी चीज क्लियर, एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, नहीं दिक्कत, फटाफट से बताइए, नहीं है ना कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गए, फटाफट से बताइए। ठीक है, क्लियर है, फटाफट से बताइए, छोड़ दिया है, डिलीट कर दिया है, छोड़ दिया इस बार से, ठीक है, किसी को ब्लॉक नहीं कराया, डिलीट कर दिया मैंने वो, ठीक है, ऐसे झूठा झूठा ऐसे करके बोला है मैंने, बट अगली बार से किए ना तो उड़ा दूंगा, बता रहा हूं, छोड़ दिया इस बार, अगली बार से उड़ा दूंगा, ठीक है, सोच समझ के ऑप्शन डी में आंसर लगाना, पहले बता रहा हूं, समझे या नहीं समझे। पंगा नहीं लेना बाबू भैया से, समझे, गॉट इट, चलो। चलिए, चलिए आगे बढ़े, ठीक है, हाँ, 4 फिंगर ओनली, बदमाश की 4 ही होती हैं, ठीक है, बदमाश की 4 ही फिंगर होती हैं, आओ इधर आओ, नेक्स्ट आओ। अब हमें कुछ चीज पढ़ना है कि सर आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, समझने की कोशिश करना, डेफिनेशन लिख रहा हूं आइसोटॉप्स, एलिमेंट्स हैविंग, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, उनको आइसोटॉप्स कहते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, एग्जांपल में लेता हूं हाइड्रोजन के,
हाइड्रोजन के जनरली अगर हम लोग बात कर रहे हैं 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रोट्रियम है ना, ड्यूट्रियम और ट्रिट्रियम। और क्या होता है बेटा? ट्रिट्रियम होता है। प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्रिट्रियम। अगर मैं प्रोट्रियम की बात कर रहा हूं बेटा, प्रोट्रियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1H1 से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1H2 से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1H3 से। एटॉमिक नंबर सबका 1 है, मास नंबर सबके अलग है, तो दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन के। अब एक चीज समझना, ये जो ड्यूट्रियम लिखा है इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोल देते हैं कई बार, है ना। ये एक ऑक्साइड बता रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या फिर हम इस ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ना हैवी वाटर भी कह देते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है D2O। जनरली बेटा अगर मैं फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करता हूं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आप लोग न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करते हो, जैसे यूरेनियम है ना, प्लूटोनियम, थोरियम, इन सब का इस्तेमाल करते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में बिजली बनाने के लिए। तो जहां बिजली बनती है, जो मशीन होती है उसको बोलते हैं ब्रीडर, उसको बोलते हैं ब्रीडर। तो अभी तो क्या है, एक मतलब इंडिया के अंदर 3 टाइप के ब्रीडर थे। एक ब्रीडर था जिसको बोलते थे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, PHWR। उसके अंदर ना इसी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया था थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मेडिकल फील्ड वगैरह के अंदर। तो एक ब्रीडर था, हालांकि उसके डिसएडवांटेज ज्यादा थे, उसको हम लोगों ने स्टॉप कर दिया था। अभी लेटेस्ट के अंदर यह कहा जा रहा था कि जो अब्दुल कलाम साहब है वो काम कर रहे थे एक ब्रीडर के ऊपर जो थोरियम से चलेगा। और आप सब जानते हो इंडिया के अंदर ना थोरियम के सोर्सेस सबसे ज्यादा है। इंडिया के अंदर थोरियम कहां से मिलते हैं? मोनोजाइट रेत जो केरला की होती है, केरला के जो बीचेस है उस पर जो रेत मिलते हैं उसको मोनोजाइट रेत कहते हैं। उस मोनोजाइट रेत के अंदर थोरियम मिलता है। तो थोरियम का उपयोग करके ना बिजली बिजली बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो पेशकश हो रही थी, ये प्रोसेस में चल रहा था। हाउएवर अब्दुल कलाम साहब की डेथ हो गई, वरना नॉर्मल जितने रिएक्टर वो यूरेनियम पे चलते हैं, और इंडिया के अंदर यूरेनियम तो कम है। हम लोग यूरेनियम बेसिकली कहां से मंगाते हैं? या तो कजाकिस्तान से मंगाते हैं, या कनाडा से मंगाते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह से मंगाते हैं, रशिया वगैरह से मंगाते हैं। डिपेंडेंसी ज्यादा है, बट इनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, रशिया को छोड़ के एक्सेप्ट, तो महंगा पड़ता है। इंडिया के अंदर यूरेनियम मिलता है बट इतने ज्यादा सोर्स नहीं है। जादूगोड़ा माइंस जो मिलती है झारखंड वगैरह के अंदर, आप जानते हो वहां मिलती है। तो बस एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ये फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था किसमें? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। हम इसको क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं प्रेशराइज्ड, ठीक है, हैवी वाटर रिएक्टर। हम इसको जनरली सिंपली बोलते हैं। इसके अंदर लाइक ऑफ फ्यूल इसको यूज किया जाता है, सिंपल सा याद रखना। अब एक चीज समझना, मैंने आपको बोला ना कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस भी पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस भी हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा है अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं कि किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होगा वो स्टेबल होगा, उसके लिए कंडीशन होती है। उसके लिए क्या कंडीशन होती है? अगर बेटा न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन की रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो आपका न्यूक्लियस हो जाएगा अनस्टेबल। और अगर न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन की रेशियो इक्वल टू 1 या लेस देन 1 आपकी आती है तो आपका न्यूक्लियस होगा स्टेबल। तो आपका न्यूक्लियस कैसा होगा? स्टेबल। और बेटा अगर हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल बेटा आप हो, ठीक है, आप एक टाइम पे बहुत अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन आप गलत संगत में आ गए हो। आप गलत संगत में जब आ गए हो, गेमिंग खेलने लगे हो, आप टीवी देखने लगे हो, यूट्यूब देखने लगे हो, इंस्टाग्राम चलाने लगे हो। पहले आप बहुत अच्छे पढ़ते थे, क्लास में फर्स्ट आते थे, अब आपके अंदर थोड़ी सी कमियां आ गई है, तो आप कैसे हो गए? अनस्टेबल हो गए। तो आपको पता चला यार मैं अनस्टेबल क्यों हो रहा हूं? क्योंकि मैं फालतू में टाइम वेस्ट बहुत कर रहा हूं। आपकी मम्मी ने आपको डांट लगाई। जब आपको डांट लगे तो आपको लगा यार मेरे को पहले जैसे दोबारा बनना है, तो आपने क्या किया? आपने यूट्यूब देखना छोड़ दिया, इंस्टाग्राम देखना छोड़ दिया, इंटरनेट कम चलाना छोड़ दिया, है ना, व्हाट्सएप कम चलाना छोड़ दिया। मतलब आपके अंदर जो कमियां थी वो आपने त्याग दी। तो आप अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो? बिल्कुल जा रहे हो। ऐसे ही अगर किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो ग्रेटर देन अगर 1 हो जाती है तो हम बोलेंगे उस एलिमेंट का न्यूक्लियस हो गया अनस्टेबल। तो उस एलिमेंट का न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है तो वो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ भागता है। जब वो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ भागेगा बेटा तो अपनी जो गंदी आदतें उनको बाहर निकालेगा। तो न्यूक्लियस अपनी जो गंदी आदतें हैं उनको बाहर निकालता है, और वो गंदी आदतों को जब बाहर निकालता है लाइक इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकालता है। रेडिएशन 3 टाइप की होंगी, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। ये अल्फा बीटा गामा रेज क्या है? रेडियो एक्टिव रेज होती हैं। तो इसीलिए ये कंडीशन भी है फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हम कब बोलेंगे किसी एलिमेंट का कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है? कोई एलिमेंट रेडियोएक्टिव तब होगा जब उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। और न्यूक्लियस अनस्टेबल कब होगा? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की डेफिनेशन यही है कि व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट बिकम्स अनस्टेबल
and the ratio of the neutron and the ratio of the neutron and proton is greater than 1, and then it is called then it is called as the radioactive substance. और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रेडियोएक्टिविटी शो करेगा तो रेडिएशन बाहर निकालेगा, कमियां बाहर निकालेगा, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। हाउएवर इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रेडियोएक्टिविटी सब्सटेंस के अंदर। अब पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि यार ये 3 आइसोटॉप्स हमारे सामने गिवन है हाइड्रोजन के, इनमें से कौन सा आइसोटॉप्स रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। अगर मैं यहां से न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन की रेशियो की बात करूं, ये तो क्या आ रही है 1, तो क्या ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है? नहीं। यहां से अगर मैं न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन की रेशियो की बात करूं तो मुझे बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो 1 थे बेटा, न्यूट्रॉन कितने थे? 0। तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, यहां ये रेशियो कितनी आ रही है? 0। यहां ये रेशियो कितनी आ रही है? 0। लेस देन या इक्वल टू 1 अगर आए तो अनस्टेबल होता है, लिखा है ना, लेस देन या इक्वल टू 1 आए तो स्टेबल होता है। तो ये तो यहां पर क्या है? ये तो यहां पर स्टेबल है, तो ये तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस नहीं है। यहां पर अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो है 1, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। तो यहां पर ये रेशियो कितने आ रही है? 1/1। तो ये यहां पर क्या है? ये तो स्टेबल है। यहां पर अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो कितने है बेटा? 1 है, और न्यूट्रॉन की रेशियो कितनी है? 2। तो अगर मैं न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन की करूं तो 2/1 कितनी रेशियो आ रही है? 2। तो इन तीनों आइसोटॉप्स में से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कौन सा है? ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो याद रखना 1H3 ये आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। कहने का मतलब ट्रिटियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। दिस इज द सिंपल कंडीशन। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा 3-4 ऑप्शन आपको दे देगा, बोलेगा इसमें से आइसोटॉप्स फाइंड करो। आइसोटॉप्स की कंडीशन क्या होती है? एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। आइसोटॉप्स का एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कार्बन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कार्बन के एग्जांपल में बात कर लेता हूं, जैसे C7 या C614। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? C614 है ना, C612 एंड C614, ये दो है। सो व्हाट आर दीज? दीज आर दी आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। ये क्या है बेटा? ये आइसोटॉप्स हैं कार्बन के। सो आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन है। ये जो C614 है ये किसमें यूज होता है? यूज इन कार्बन डेटिंग। यूज इन कार्बन डेटिंग के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डेटिंग से हम लोग क्या करते हैं? एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पता करते हैं कि यार ये जितने भी जीवाश्म ईंधन है इनकी एज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बोलते हैं ना, खुदाई के टाइम पीरियड पे कोई पुराने टाइम पीरियड का कोई राजा महाराजा की हड्डी मिली है, खुदाई के टाइम पीरियड पे हमें पुराने बर्तन मिले हैं, तो उन बर्तन की फॉसिल फ्यूल्स की एज कैलकुलेट की जाती है कार्बन डेटिंग से, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर एक चीज के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन कितना पुराना है उससे उसके साल का पता लगा लिया जाता है कार्बन डेटिंग करके। ये बेसिकली यहां पर बताया गया। सो दिस इज सिंपली आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के कुछ एग्जांपल मैंने बता दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लेना, आइसोटॉप्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका मास नंबर एटॉमिक नंबर अलग होगा, वही आइसोटॉप्स नहीं है, बाकी सब आइसोटॉप्स होंगे। इजी है पहचानना, एटॉमिक नंबर सेम होने चाहिए, एटॉमिक मास डिफरेंट होने चाहिए। जिनका सेम है वो आइसोटॉप्स है, जिनका नहीं है वो आइसोटॉप्स नहीं है। तो दिस इज सिंपली आइसोटॉप्स जो आपको यहां पर याद रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट जो आपके सामने आती है बेटा वो आपके सामने आती है आइसोबार्स। इसको हिंदी में कहते हैं समभारिक। व्हाट वी विल कॉल इट इन हिंदी? वी विल कॉल इट इन हिंदी एज समभारिक। ठीक है। और अगर हम आइसोटॉप्स की बात करें समस्थानिक, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समस्थानिक, और उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समभारिक। सो समभारिक और समस्थानिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सो आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स का मतलब है एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। इनका मास नंबर क्या होगा बेटा? सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर हम इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनका जो एटॉमिक नंबर होगा ना बेटा वो डिफरेंट होगा, मास नंबर इनका सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एग्जांपल आपको देता हूं, आप एग्जांपल में ऐसे देख लीजिए। एग्जांपल लाइक दैट जैसे दिया है, कैल्शियम 20 40, ठीक है, आर्गन 18 40, फॉर एग्जांपल पोटेशियम 19 40, ये सब आपके सामने गिवन है। ठीक है, सो पोटेशियम, आर्गन, कैल्शियम, ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से आपके सामने गिवन है। तो अगर यहां पर आप देख रहे हो यार इसका एटॉमिक नंबर तीनों का डिफरेंट है, बस तीनों के मास नंबर सेम है ना, सो दीज आर व्हाट, ये तीनों किसके एग्जांपल है बेटा? ये तीनों एग्जांपल्स हैं आइसोबार्स। तो आइसोबार्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा। जैसे 3 क्वेश्चन पेपर में आपको दे दिए हैं, एक ऑप्शन आपको ऐसे दे दिया है, इसके साथ एक ऑप्शन दे दिया C612 ऐसे दे दिया होता,
चार ऑप्शन फॉर एग्जांपल पेपर में था, क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे चार ऑप्शन आपको दे दिए हैं, कैल्शियम 20-40 आपको दे दिया है, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए आर्गन 18-40 आपको दे दिया है, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए पोटेशियम 19-40 आपको दे दिया है, और चौथा ऑप्शन मान लीजिए कार्बन 6-12 आपको दे दिया है। और अगर आपसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछता कि भाई ये बताइए इन चारों में से कौन सा आइसोबार्स है, तो आप बोलोगे भाई ये तीनों तो आइसोबार है क्योंकि इनके सबके मास नंबर 40 है, ये नहीं है तो ये नहीं है, बाकी सब हैं। ऐसे क्वेश्चन आइसोटॉप्स में भी आपका बनेगा। तो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। डन है? क्लियर? क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसे आइसोटॉप्स पढ़ा है, आइसोबार्स पढ़ा है बेटा, ऐसे ही एक चीज आपके सामने होती है। नेक्स्ट चीज इज, लिख लीजिए, आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एलिमेंट के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर एलिमेंट के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हम इसको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिखता हूं, Na पॉजिटिव, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, Al3 पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है, नियोन फाइन है, क्लियर है। नेक्स्ट ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, डन है। ये सब मैंने एग्जांपल लिखे हैं। अगर मैं Na पॉजिटिव की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा इसके अंदर? 10, क्योंकि 11 में से 1 माइनस करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? कितने हो गए? 10, क्योंकि 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए बेटा, तो कितना आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? इसमें भी कितने आ गए बेटा? 10 हो गए या नहीं हो गए? नियोन, अगर मैं नियोन की बात कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 10 हो गए, क्योंकि इसका जेड भी कितना होता है? 10 होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, बट इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, क्योंकि 8 + 2 यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉन्स में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बताइए। ठीक है, क्लियर, डन। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे अभी आपने आइसो इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा है बेटा, ऐसे ही आपके पास होता है आइसो न्यूट्रॉन्स भी होता है, या फिर आप इसको ना आइसोटोन्स भी कह सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एट आइसोटोन्स। समझना इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एटॉमिक नंबर मास नंबर से कोई लेना देना नहीं है। एटॉमिक नंबर मास नंबर डिफरेंट हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। वाइल जेड एंड ए कुड बी डिफरेंट, जेड और ए आपका डिफरेंट हो सकता है, जेड और ए आपका डिफरेंट हो सकता है, बट आपके न्यूट्रॉन ना सेम रहने चाहिए, ये यहां पर है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में C614 एंड नाइट्रोजन 715, ठीक है, C614 एंड नाइट्रोजन 715। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, ठीक है, सो फ्लोरीन 917 एंड ऑक्सीजन 816। ऐसे ही एक एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आपके सामने लिखूं बेटा,
तो पोटेशियम 1939 एंड क्लोरीन 17। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर मान लीजिए 37, क्लोरीन का एक आइसोटोप्स होता है 37 करके एक आइसोटोप्स एग्जिस्ट करता है। ये मैंने आपके सामने यहां पर सारे के सारे एग्जाम्पल लिखे, ठीक है बेटा, ये मैंने सारे के सारे आपके सामने क्या लिखे, एग्जाम्पल लिखे। इधर देखिए, इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने बेटा इसके अंदर, तो 14 में से 6 माइनस किया तो n की वैल्यू 8, 15 में से 7 माइनस किया तो n की वैल्यू 8, तो न्यूट्रॉन 8 8। इसमें और इसमें देखिए न्यूट्रॉन की वैल्यू कितने है, 17 में से 9 माइनस किया 8, यस और नो, है ना, 9 10 17। यहां पर और आप यहां पर देखिए बेटा, यहां पर भी न्यूट्रॉन कितने बेटा, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो यहां पर भी 8 है, क्लियर है। इसमें बात कर रहा हूं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं बेटा, कितने आ गए 20। यहां पर बात कर रहा हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए 20। तो ये सब क्या है, ऑल दीज आर एग्जांपल जो सिंपल से हैं, जो आपको समझने अंडरस्टैंड करने। आइसोटोन्स बोल दीजिए फिर आइसोन्यूट्रॉन्स बोल दीजिए, जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे होती है बेटा, इक्वल होती है। एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत टू एनीबॉडी ऑफ यू, प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। सो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ठीक है, एग्जाम्पल भी बता दिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, आयंस क्या होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, ये बेसिक सी चीज मैंने इस चैप्टर में आपको बताई है। एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत, फटाफट से बताइए। डन है बेटा, क्लियर इतनी चीज, यस और नो, गॉट इट, अंडरस्टूड, क्लियर, समझ गए। चलिए, तो पहले मेरे को कुछ बेसिक सी चीज जो मेरे को आपको बतानी थी बेटा, ये मैंने आपको यहां पर बता दी है। हाँ, C614 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है बेटा, बिल्कुल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, बिल्कुल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। ये बेसिक सी चीज है जो मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको, मैंने यहां पर आपको बताई है, ठीक है, फाइन है, क्लियर है, समझ गए, अंडरस्टैंड आपको हो गई है। अब हम लोग ना अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमें थ्योरी पढ़नी है। तो सबसे पहले हम वो थ्योरी पढ़ेंगे जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने दी, उस थ्योरी की कमियां क्या थी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम सब ये देखते हैं कि सबसे पहले जो थ्योरी देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डल्टन बाबा। सो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल की जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी बेटा, वो आपके डल्टन बाबा ने आपकी दी थी। सो हु प्रोनाउंस द फर्स्ट थ्योरी, द फर्स्ट थ्योरी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पहली थ्योरी आपकी दी थी डल्टन बाबा ने। वेयर इज डल्टन बाबा मॉडल, डल्टन थ्योरी। डल्टन का एटॉमिक मॉडल सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था जिसकी यहां पर खोज की बात की गई थी, जिसकी यहां पर बात की गई थी। डल्टन का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि जितने भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकते हैं, तो ऑल सब्सटेंस, चाहे हम एलिमेंट की बात करें चाहे कंपाउंड की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत छोटे बारीक महीम कण के बने होते हैं, और वो बहुत बारीक छोटे जो कण के बने होते हैं उनको एटम कहा जाता है। तो सबसे पहले एटम क्या है, परमाणु जिसको बोलते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन कि ऑल द सब्सटेंस, चाहे सब्सटेंस की बात कर रहे हैं वो एलिमेंट हो, चाहे सब्सटेंस की बात कर रहे हैं वो कंपाउंड हो, वो एक बहुत छोटे महीम कण के बने होते हैं, और वो बहुत छोटे महीम कण जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एटम कहते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन यहां पर ये बिल्कुल क्लियर लिखा है कि ऑल सब्सटेंस, चाहे एलिमेंट की बात करें चाहे कंपाउंड की बात करें, बहुत महीम छोटे से बारीक से कण की बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एटम्स बोलते हैं। ये सिंपल सी फर्स्ट डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। दूसरी डेफिनेशन क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटम अपना अलग है, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग होंगे। सोडियम का अपना अलग है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग होंगे। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होगा, हर एलिमेंट का अपना मास होगा, और हर एक एलिमेंट की जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी है दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग अलग होगी। तो मतलब हर एक एटम का मास अलग होगा, हर एक एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी एक दूसरे से। तो ऑल द एटम ऑफ ईच आर सिमिलर इन साइज, ठीक है, एक जैसे दिखने वाले एक जैसे होंगे, है ना, अलग दिखने वाले अलग होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ अलग होगा, ये हम पढ़ेंगे। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, और यही तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से पेपर में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो तीसरा पॉइंट है, इस तीसरे पॉइंट को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेंशन कर लीजिए। ये जो तीसरा पॉइंट यहां पर लिखा है, इस पॉइंट का वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप मेंशन कर लीजिए। सर तीसरा पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्यों है, समझने की कोशिश करते हैं। जनरली हम लोगों ने ये देखा कि एटम का स्ट्रक्चर बनाया, एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ जी सर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। जैसे एटम, हाइड्रोजन का एटम का स्ट्रक्चर बनाया, सोडियम का बनाया, तो उसके अंदर हमने देखा ना कि उसके एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो हम ये कह रहे हैं कि एटम के अंदर भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल मौजूद है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन डाल्टन ने कहा कि एटम ही सबसे छोटा है, एटम से छोटा कुछ नहीं है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी में हमने पढ़ा ना कि एटम से छोटा भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, सब डिवाइडेड है।
तो इसने कहा था कि भाई एटम ना इनडिविजिबल है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको विखंडित नहीं किया जा सकता। जो थ्योरी गलत है, जो थ्योरी गलत है, और ये थ्योरी गलत आगे प्रूफ होगी आगे प्रूफ होगी जब हम लोग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, वहां पर गलत होगी। बट ये कमी थी, दिस वाज द लिमिटेशन, दिस वाज द लिमिटेशन। और ये जो थ्योरी थी, ये जो पोस्टुलेट था, ये रॉन्ग पोस्टुलेट था। इन्होंने कहा कि एटम इंडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो तो डिवाइड हो रहा है। तो पेपर में ये स्टेटमेंट लिखी हुई होगी और डायरेक्टली आपसे पूछेगा भाई बताओ ये स्टेटमेंट किसकी थी, तो ये स्टेटमेंट थी डेल्टन की। सो वूम स्टेटमेंट इज दिस, वूम स्टेटमेंट इज दिस स्टेटमेंट इज ऑफ डेल्टन। ये डेल्टन की स्टेटमेंट थी, आपको ये याद रखना है। ये स्टेटमेंट हुबहू कॉपी पेस्ट करके आपको मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते थे एक डेफिनेट रेशियो के अंदर, तो कंपाउंड बनाते थे। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं सोडियम है, सोडियम और क्लोरीन के एटम आपस में मिले, किस रेशियो में मिले, 1:1 की रेशियो मिले, तो जाकर NaCl बना। तो जब एलिमेंट एक डेफिनेट रेशियो में ऐड हो रहे हैं तो एटम भी एक डेफिनेट रेशियो में ऐड होंगे और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे ना। तो नेक्स्ट क्या है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर विद सिंपल रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड। ये सिंपल सा है, सिंपल सी चीज है जो आपको याद रखना है। लास्ट स्टेटमेंट क्या कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट है, एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइंड भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं और रीअरेंज भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का एटम और क्लोरीन का एटम, ठीक है, कंबाइंड हुआ तो NaCl बना, कंबाइंड का मतलब जुड़ना। तो ये वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी है कंबाइंड की हो गई। तो क्या एटम कंबाइंड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सेपरेटेड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैंने तोड़ा तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन में टूट गया, जैसे वाटर को मैंने तोड़ा तो बेटा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट गया। तो ये किसका है, ये सेपरेटेड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। रीअरेंज का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल NH2CO NH2, ये किसका सिंबल है, ये फॉर्मूला है यूरिया का। तो क्या मैं यूरिया को ऐसे भी लिख सकता हूं, N2H4, ठीक है, और CO, मतलब नाइट्रोजन वाले सारे एक साथ लिख दो, हाइड्रोजन वालों को सारों के साथ लिख दो और CO लिख दो। मैंने ये क्या कर दिया, रीअरेंज। तो इसका मतलब क्या, एटम को आप रीअरेंज भी कर सकते हो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तोड़ भी सकते हो, रेंज भी कर सकते हो। सो दीज आर द आउटकम्स ऑफ डेल्टन मॉडल। डेल्टन मॉडल की कमी क्या थी, ये तीसरी। इसी कमी को बहुत सारे साइंटिस्ट आगे आपके पास आएंगे, थॉमसन आएगा, है ना, अगर हम लोग बात कर रहे हैं रदरफोर्ड आएंगे, वो रॉन्ग प्रूफ करेंगे और वो आगे जाकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज करेंगे, जिसमें हम लोग वेरियस थ्योरी पढ़ेंगे कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, डेल्टन मॉडल्स क्या है, ठीक है। उसके बाद जे जे थॉमसन मॉडल क्या है, बोर मॉडल क्या है, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी बस हमने एक थ्योरी पढ़ी और आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत आज की क्लास में मुझे फटाफट से बताइए। इज इट फाइन, इज इट क्लियर टू यू गाइस, प्लीज डू लेट मी। डन है बेटा, यहां तक इतनी चीज क्लियर। आज की क्लास में बस इतना ही कवर करेंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत? सर हाइपोथेटिकल अगर हम एटम के यूनिवर्स के अंदर भी एटम को ऐड करें, यूनिवर्स में एटम ऐड हो रहे हैं बट आपको दिखते नहीं है, बहुत छोटे होते हैं एटम का साइज कि आप नेक डायसो इनको देख नहीं सकते हो, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट वीक से आप लोगों की क्लास 2:45 से हो जाएगी, डोंट वरी फॉर डेट, ठीक है। हाँ जी, वो लिखना है, नहीं बेटा सूंघना, वो नशे करने के लिए लिख रखा है मैंने, ठीक है। चलिए सर, यूरिया कहाँ का यूज होता है, फर्टिलाइजर्स के अंदर, ठीक है, फर्टिलाइजर यूरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडेस क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाइम हमेशा 2:45 रहेगा, नेक्स्ट वीक से 9, 9:30 बजे वाली जो क्लास है वो भी चेंज रहेगी। न्यूमेरिकल आते हैं, लास्ट में सब कुछ करा देंगे, चुपचाप पढ़ते रहो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना, फालतू कमेंट सेक्शन कुछ भी मत लिखो, ठीक है। क्लियर है, फाइन है, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, मस्त रहिए, तगड़े रहिए, बाय बाय। ठीक है, 9:30 बजे वाली क्लास हटाकर ये करा दिया है। चलिए, टेक केयर।